पहला तो यार ब्यूटीफुल स्लाइड से पढ़ने वाले हैं हम। दूसरा बेटा जी हम लोग एनसीईआरटी को साइड बाय साइड लेके चलेंगे। मैंने खुद आपके लिए ये एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रख दिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कलर कोडिंग भी करी है मैंने। कलर कोडिंग मैं आपको सिखाऊंगी कि मैंने पिंक किसको किया और ऑरेंज किसको किया है। और साथ में बेटा जी मैंने क्या किया है और साथ में मैंने क्या किया है, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं और बेटर वे में आपको फ्लो चार्ट में बता सकती हूँ, वो मैंने हैंड रिटन फॉर्म में कर दिया है। तो ये तीनों मैं आप शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, तो शुरू करें बेटा, यहां से शुरू करते हैं हम। ओके, बहुत आसान है। जितना जितना पोर्शन हम यहां से पढ़ेंगे उतने उतने को हम एनसीईआरटी से भी करते आएंगे और उसका एक्स्ट्रा भी देखते रहेंगे जो थोड़ा सा वैलिड लगेगा। यस, एक बारी बेटा जी सब बच्चे सेशन में आ गए हैं, सब बच्चे एक्साइटेड हैं आज की क्लास के लिए। तो क्या कैन आई एक्सपेक्ट लाइक्स फ्रॉम यू ऑन दिस वीडियो? इट्स अ टाइप ऑफ अटेंडेंस। कल मैंने बोला था कि यार मैं चाहती हूं, एक चीज और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि इस सीरीज में बेटा जी मुझे बच्चों के नाम याद हो जाएं। मुझे ऐसे वो बच्चे नहीं चाहिए जो भीड़ की तरह आते हैं और फिर भीड़ की तरह चले जाते हैं। मैं चाहती हूं इस सीरीज में बच्चों के नाम याद करूं। उसके लिए बेटा आपको क्या करना रहेगा, हर वीडियो के नीचे अगर आप वीडियो लगाते हैं तो कमेंट जरूर करके जाएं। कल मुझे काफी बच्चों के नाम मैंने पढ़ लिए हैं, अब वो मुझे याद तभी होंगे इफ दे विल कमेंट अगेन। तो मैं चाहती हूँ कि जब हम इसका 10th डे पे पहुंचे, 20th डे पे पहुंचे, तो मुझे रेगुलर स्टूडेंट्स के नाम इस तरीके से याद हो। तो हर बच्चा याद से कमेंट जरूर करके जाएगा अपना फीडबैक, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा सच बताना है बिल्कुल। अपना फीडबैक जरूर मेंशन करें, बताएंगे कि हमने पूरा सेशन लगा लिया है, ताकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। यस, दिस इज ट्रूथ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो मुझे सबके नाम याद करने हैं। मेरी क्लास में से ऐसी क्लास होगी कि आपको फील नहीं आएगा कि यार ऑनलाइन क्लास है। ऑफलाइन की तरह हमें फील लगाना है यार कि हाँ मैं आपके सामने बैठी हूँ। आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि यार मैम सच में मेरे सामने है। फिर उसके लिए नेम याद करने बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर जो बच्चे बुरे होंगे, जो नहीं लिखते हैं, वो यहाँ पे पॉइंट आउट होंगे, और जो डेली कमेंट करते हैं वो बेटा जी मुझे याद हो जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि इंटेंसिटी है। अभी तो क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी नहीं, मुझे क्या चाहिए, कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी एक दिन में आप नंबर ले आओ यार, मेरे 650 इतने इतने इतने, एक दिन मेरी क्लास में 10,000 बैठ जाए, अगले दिन बेटा 2,000, क्या फायदा है ना। मुझे चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आपको समझ आता है तो बेटा ये सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है। 11th क्लास वाले बच्चे यहां से पूरी 11th कर सकते हैं, क्योंकि मैं 11th भी कराऊंगी, एंड ड्रॉपर एंड 12th को पूरा सिलेबस यहां से करने का मौका मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी डेली क्लास होती है, वो भी अटेंड किया करो। ओके, चलो मेरे बच्चों, फ्रॉग भाई साहब को शुरू करते हैं। फ्रॉग कौन है? हाँ जी, सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग। ये मैंने आपके लिए यहां पर बढ़िया से लिखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग की अगर मैं तरफ जाऊं तो यार आपके पास किंगडम आता है एनिमेलिया, सबसे बड़े, कल किया था। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। किंगडम कौन सा आ जाएगा? एनिमेलिया, सबसे एडवांस किंगडम। किंगडम के अंदर एनिमल्स में डिवीजन तो नहीं होता है। एनिमल्स में क्या होता है? फाइलम। फाइलम मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर बेटा जी क्लास मेरे पास क्या आती है? एम्फीबिया। अब ह्यूमन इससे कितना दूर है? एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स और ह्यूमन निकलते हैं। तो ये बात मेरी कौन सी आ गई? आपकी क्लासिफिकेशन की। ये क्लासिफिकेशन बेटा जी यहां पर मैंने नोट डाउन कर दी है। दैट इज फाइलम इज कॉर्डेटा एंड क्लास इज एम्फीबिया। एक एक लाइन पे सवाल बन सकता है, प्लीज फोकस। ये नहीं कि हंसी मजाक में निकाल दूं, ये तो मुझे आता है, इसकी इतने पैर हैं, इसकी ऐसी आवाज निकालता है। हंसी मजाक में नहीं निकालना है, एक एक लाइन पे सवाल यहां बन सकता है, क्योंकि आएगा एनसीईआरटी बेस्ड, इतना याद रखना। ठीक है, तो एक एक लाइन को ऐसे सुनना है कि अभी के अभी याद करके तुम जाओ। अभी के अभी याद करना है ना मेरे साथ। नोट मत करिए चाहे इसको, ये सारे नोट्स में आपको हाँ थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, मतलब लिटिल बिट ऑफ फ्लो चार्ट टाइप नोट्स बनाना जानते हो आप? फ्लो चार्ट टाइप क्या, पॉइंट्स 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 लिख लिए, लाइनें वाली चीजें हैं नहीं इसमें एक्चुअली। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए सब करके लाई हूं। मैंने आज आपके लिए काफी होमवर्क किया है, ताकि मेरे बच्चों के साथ हम मिनिमम टाइम में इसको खत्म कर पाए। ओके, चलिए, तो कॉमन फ्रॉग बेटा जी जो हम करते हैं दैट इज नन अदर देन राना टिग्रीना। ये हमें पता है साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग है। यस, अब फ्रॉग के हैबिट्स कैसे हैं? कुछ हैबिट्स बेटा जी यहां पर लिखे हैं। पहला हैबिट है कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्मल। समझना, बस समझने पे फोकस करो, बेस्ट समझाऊंगी। कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल क्या होता है? यानी कि दे आर अनएबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मतलब बाहर ठंड होती है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता, ये चेंज कर देते हैं ठंड के हिसाब से। बाहर गर्मी होती है तो अंदर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, ये चेंज कर देते हैं गर्मी के हिसाब से। मतलब इनकी बॉडी में उतनी एनर्जी बन ही नहीं रही है
कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर पाए। भाई हमारे तो बन रही है कि नहीं बन रही? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरेनहाइट में देखोगे तो 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट कांस्टेंट रहता है ना। मैं चाहे कश्मीर चली जाऊं, मैं चाहे बेटा जी डेजर्ट में क्या कहते हैं उधर अपने जयपुर, जोधपुर कहीं चली जाऊं, मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। लेकिन फ्रॉग का ऐसा नहीं है। फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, पोइकिलोथर्मल है, होम्योथर्मल नहीं है, वार्म ब्लडेड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे? इनके पास एनर्जी इसीलिए नहीं है क्योंकि बेटा जी इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली सेपरेटेड नहीं है। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, अभी आइडिया दे देती हूं। इनका जो बेटा जी हार्ट है ना, इनका हार्ट होता है 3 चेम्बर्ड। क्या होता है? इनका हार्ट इस तरीके से 3 चेम्बर्ड होता है, यानी कि इस वाली साइड पे बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इस वाली साइड पे बेटा जी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। जिस बंदे की, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, तो वो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। इसीलिए वार्म ब्लडेड, इसीलिए बेटा जी होम्योथर्मल कौन है? इसीलिए वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल कौन है? इसीलिए वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मल बेटा जी आपके सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स हैं, क्योंकि उन्हीं के पास प्रॉपर 4 चेम्बर्ड हार्ट है। जिसके पास 4 से कम है, 3 है, 2 है, वो कभी वार्म ब्लडेड हो ही नहीं सकता। समझ गए कॉन्सेप्ट? पीछे का समझ गए ना? चलो आ जाओ। चलिए, सबसे पहली चीज बेटा जी ये कोल्ड ब्लडेड है, देन पोइकिलोथर्मल है, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा जी इनके पास बड़ी अमेजिंग पावर है। एक तो इनका रंग हरा, ऊपर से दे कैन चेंज देयर कलर, यस दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये बेटा जी केमोफ्लाज शो करते हैं। केमोफ्लाज होता है अपने एनवायरनमेंट से मैच हो जाना। जैसे आर्मी वाले नहीं होते, आर्मी वालों की ड्रेस थोड़ी सी हरी, थोड़ी सी ब्राउन होती है, क्यों? क्योंकि बेटा उनको केमोफ्लाज करने में हेल्प करेगा। कोई ऊपर हवाई जहाज से उनको देख रहा है तो यार वो मिट्टी और पत्तों के साथ उनकी ड्रेस मैच सी कर जाएगी तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अपने फ्रॉग्स होते हैं, दे कैन चेंज कलर्स, सो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ केमोफ्लाजिंग। केमोफ्लाजिंग के साथ साथ बेटा इनकी एक और प्रॉपर्टी है, ये मैं यहां पर लिख रही हूं, दैट इज मिमिक्री। अब ये मिमिक्री का क्या मतलब होता है? ये आवाजें निकाल सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह। दे कैन प्रोड्यूस साउंड और दे कैन अपीयर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म। किसी और ऑर्गेनिज्म की तरह आवाजें भी निकाल सकते हैं, दैट इज मिमिक्री। केमोफ्लाजिंग होता है एनवायरनमेंट से मैच करना, मिमिक्री होता है किसी की नकल करना, किसी और ऑर्गेनिज्म की आवाज की, अपीयरेंस की नकल करना। तो केमोफ्लाज भी है और मिमिक्री भी है। दूसरा बेटा जी, सिंस ये अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बेटा जी ये समर में चले जाते हैं सोने, विंटर में भी चले जाते हैं सोने। तुम कहोगे काश मैम मेरी लाइफ ऐसी होती कि मैं गर्मियों में भी सोता और सर्दियों में भी सोता, सिर्फ रेनी सीजन में बाहर आता। फ्रॉग इज दैट लकी वन जिसको खूब सोने का मौका मिलता है। तो बेटा गर्मियों में ये जाते हैं अपनी समर स्लीप पे। समर स्लीप को बोला जाता है एस्टिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सर्दियों में बेटा जी चले जाते हैं हाइबरनेशन पे। अब बोलो मैम ये तो कुंभकर्ण निकला, ये तो सालों भर सोता रहता है, उठता कब है? उठता है यार, उठता है रेनी सीजन में बेटा जी ये हो जाते हैं एक्टिव, क्योंकि बेटा रेनी सीजन होता है इनका यू कैन से ब्रीडिंग सीजन। इस समय ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो यार इस समय ये हो जाते हैं एक्टिव। ओके जी, चलिए अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहां पर बता देती हूँ फ्रॉग का, ध्यान देना इधर, जो मेरे को लगता है आपको आना चाहिए। पहली चीज बेटा जी इनकी लोकोमोशन, चलते कैसे हैं ध्यान दो। जंप करते हैं, देखा है यार कितने बच्चों ने असल में फ्रॉग को देखा है? नहीं ये मत बताओ, कितने बच्चों ने फ्रॉग को असल में नहीं देखा? नहीं देखा वाले यस क्लिक करो। नहीं देखा वाले यस क्लिक करें, यस बताओ। बेटा आप मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल टैग कर सकते हैं, अगर आप टैग करते हैं, अपना चैलेंज पूरा करते हैं मेरे साथ, ये फोटो वोटो डाल के बिल्कुल आप टैग कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं। हाँ कितनों ने नहीं देखा है? सोचो इसमें भी यस आ रहा है। बहुत बच्चों ने नहीं देखा, तो देखा ही नहीं तो तुम उसे चलते हुए कैसे देखोगे? तो ध्यान देना है बेटा, लोकोमोशन में फ्रॉग चलता भी है, ठीक है, एम्फीबियन है ना। एम्फी क्यों बोला? डुअल मोड ऑफ लाइफ। डुअल मतलब ये लैंड पर भी रहता है और कहां पर रहता है? पानी में भी रह लेता है। तो यार जब ये लैंड, पानी में तो स्विमिंग करनी है, अभी मैं बताऊंगी कैसे करनी है। लैंड पर बेटा चल तो लेता है, जंप भी करता है। जंपिंग को बोलते हैं लीपिंग। 1
5 से 2 मीटर तक का जंप ये ले सकता है, ध्यान देना है, 1.5 से 2 मीटर का जंप ये ले सकता है। हाँ जी, फोर लिम्ब में क्या है, जब ये जंप लेता है ना तो लैंडिंग कैसे करेगा, जंप लेने के लिए लैंडिंग चाहिए, लैंडिंग के लिए बेटा इसके आगे वाले हाथ काम आते हैं जिसको बोलते हैं फोर लिम्ब, जिसमें शॉक एब्जॉर्बर है, ताकि लैंडिंग में इसको चोट ना लग जाए। अब तुम बोले मैम 2 मीटर का जंप लेगा इसको चोट लग जाएगी, ले सकता है, ऐसा नहीं रोज लेता है कि हमें तो मैम छोटे छोटे जंप लेते हुए दिखाई देता है। तो शॉक एब्जॉर्बर है। और जब ये पानी में होता है, पानी में बेटा जी इसका जो हाइंड लिम्ब होता है ना वो वेब्ड होता है। वेब्ड मतलब जैसे ये उंगलियों के बीच में भी बहुत थिन लेयर ऑफ स्किन हो गई कि वेब्ड एक तरीके से स्विमिंग में इसको मदद करेगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा बेटा जी फीडिंग के बारे में वहां पर भी आएगा, आ जाइए यहीं पे बता देती हूँ, इधर से ही कर लो फटाफट। फीडिंग क्या है बेटा जी, फ्रॉग की कार्निवोरस होते हैं, सब खा लेते हैं। यस, दे कैन ईट एवरीथिंग ऑलमोस्ट, ठीक है, दे कैन सर्वाइव ऑन वर्म्स, इंसेक्ट, ये सब कंज्यूम करते हैं। इनकी टंग बड़ी अजीब है यार, उल्टी टंग है, प्रीहेंजाइल टंग है। आपको मंकी पता है, मंकी की जो पूंछ होती है दैट इज प्रीहेंसाइल। डू यू नो व्हाट इज प्रीहेंसाइल, मतलब वो ऐसे टहनी पे ऐसे गोल 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 निकलती है, दैट इज द पूंछ ऑफ मंकी, है ना। इनकी टंग इज क्वाइट लाइक अ प्रीहेंसाइल। पीछे, हमारी टंग तो क्या है यार, पीछे से जुड़ी हुई है, आगे से फ्री है, ऐसा है ना, लेकिन इसकी टंग उल्टी है, आगे से जुड़ी हुई है, पीछे से फ्री है, पीछे से ऐसे करके अपने जो भी इसको खाना है उसको कंज्यूम कर लेती है। बाइलोब टंग होती है, प्रीहेंसाइल टंग होती है, आगे से अटैच्ड है, पीछे से फ्री है, और उसकी मदद से अपना खाना अंदर लेते हैं। देन बेटा जी तुम्हें पता ही है, गर्मियों में इन्होंने सोना है, सर्दियों में भी सोना है, जागना कब है, समझ आ रहा है, आर यू गाइज विद मी? हाँ जी मेरे बच्चों, क्या सब बच्चे इस समय मेरे साथ हैं? एक बार बता दो, क्या इस समय सारे बच्चे मेरे साथ हैं? एवरीवन? यस, ठीक है ना। हाँ, सर्दियों में सोना है, गर्मियों में सोना है, तो जागेंगे कब? जागेंगे बेटा जी रेनी सीजन में। और रेनी सीजन में ये आवाज प्रोड्यूस करते हैं, सुनिए ना, गुटर 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 चलता रहता है। आप थोड़े से पानी वाले एरिया में जाओ, चलता रहेगा। वो ब्रीडिंग सीजन में आपको इनकी आवाज आती है, और इनकी आवाज को बोलते हैं क्रोकिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? इनकी आवाज को हम लोग बोलते हैं क्रोकिंग साउंड। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई। दूसरा बेटा जी ये क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अभी मैं अच्छे वाले नोट्स भी दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी, यहां से इजी वे में मैंने फ्लो चार्ट में लिख दिया इसीलिए। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है जिसमें मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली। बाहर से देखकर बता दोगे मेल फ्रॉग है कि फीमेल फ्रॉग है। जो मेल फ्रॉग होगा वो थोड़ा छोटा होगा, गहरा रंग होगा, डार्कर होगा, लाउडली बेटा जी क्रोक करेगा। आपको पता है ब्रीडिंग सीजन में ना जो मोस्टली आवाजें आती हैं वो मेल की आती है। क्यों? क्योंकि मेल के पास ही वोकल सैक्स है, फीमेल के पास होते ही नहीं है। तो मेल एक्चुअली कॉल्स आउट फीमेल, वो फीमेल को बुलाता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ठीक है जी। और जब बेटा जी इनकी रिप्रोडक्शन हम डिटेल में करेंगे, अभी रिप्रोडक्शन के समय पर मेल फ्रॉग क्रोक करके फीमेल को बुलाएगा, नीचे फीमेल फ्रॉग होगा एंड ऊपर मेल फ्रॉग होगा। दिस पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्प्लेक्सस, एंड इस टाइम पर ही विल मेक श्योर कि वो तब तक फीमेल को ना छोड़े जब तक फीमेल अपने गैमीट पानी में ना डाल दे। जैसे फीमेल अपने गैमीट पानी में डाल दे कि मेल भी अपने गैमीट पानी में डाल देगा। अब मेल को फीमेल को एक तरीके से पकड़ के रहना है, तो उसके लिए इसके पास स्वोलन कॉपुलेटरी पैड होते हैं फोर लिम्स पर। कहां होते हैं? फोर लिम्स पर। ओके जी, यस, क्या होते हैं? फोर लिम्स पर। आ जाओ मेरे बच्चों, अब इधर आ जाओ। यस, स्वोलन कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं किस पर? फोर लिम्स पर। यस, अब चलते हैं बेटा मॉर्फोलॉजी पे। स्किन इनकी बड़ी स्मूथ होती है, क्यों? क्योंकि स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। बेटा ध्यान अगर कहीं और होगा, ये फालतू बातें पूछेंगे। अब मतलब इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है, इतने बढ़िया तुम्हारे नोट्स हैं, और यहाँ आके पूछ रहे हैं व्हाट इज फ्रॉग। एक बच्चे ने सुबह मुझसे गजब क्वेश्चन पूछ लिया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैंने कहा मैं आंसर नहीं दूंगी, मैं शाम को आंसर दूंगी। क्वेश्चन था फ्रॉग बिलोंग्स टू विच चैप्टर। अब आप मुझे बताएं, नीट 2024 की डेट आ चुकी है, 5 मई को पेपर होने वाला है, आज है 12 अक्टूबर, हमारे पास दिन कितने बचे हैं? और उसमें आप मेरे से पूछ रहे हैं कि यार फ्रॉग बिलोंग्स टू विच चैप्टर। बताओ इसमें मैं क्या करूं? इसमें तो मेरा दिल टूटता है ना यार, ये चैप्टर है, ये लो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। वैसी बात यहां कर दी, वैसी बात बच्चे ने यहां कर दी, व्हाट इज फ्रॉग। आप बेटा जी क्लास से ना प्रस्थान करिए, ये क्लास आपके लिए बनी नहीं है, इतनी मेहनत आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ और देखो, आप कहीं और जाओ, ठीक है जी। मेरी क्लास में सीरियस वाले बच्चे चाहिए,
चैट में सिर्फ मुझसे बात करते हुए वाले बच्चे चाहिए, और सच में जो यहीं पर अपने 2 चैलेंज, क्लास और रिवीजन चैलेंज कंप्लीट करने आए वो वाले बच्चे चाहिए। चलिए, फ्रॉग की बेटा स्किन बड़ी स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। स्लिपरी क्यों होती है? सीधी सी बात है यार, उसने रेस्पिरेशन करना होता है, और जिस भी जगह से रेस्पिरेशन होता है वो एरिया आपका ड्राई नहीं हो सकता, वेट होना चाहिए। जैसे हमारी एल्वेओलाई भी ड्राई नहीं है, क्या है? वेट है। बहुत ज्यादा वहां पर ब्लड वेसल्स भी होनी चाहिए ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, आपको पता है, बड़ी हैरानी की बात है, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, हमेशा बेटा जी अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। पानी में रहते हुए भी फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू देयर स्किन। रिमेंबर दिस, ये पानी नहीं पीता है, स्किन से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बेटा जी जरा फ्रॉग को ध्यान से देखो, सुंदर है ना? हाँ बहुत बढ़िया, राणा टिकराना है, राणा जी है, ऐसा कोई हल्की बात नहीं है। इसके अगर डॉर्सल साइड की बात करें, डॉर्सल साइड पता है? डॉर्सल साइड वो होती है जो हवा को फेस करती है। जैसे मेरी डॉर्सल साइड, मैं उल्टा लेट जाऊं, मेरी डॉर्सल साइड मेरी पीठ होगी, दिस इज फेसिंग द हवा, हवा को फेस कर रही है ना, ये हवा है। वेंट्रल साइड, वेंटर वर्ड होता है बेली के लिए, तो वेंट्रल साइड होती है जो पेट वाली साइड होती है। तो फ्रॉग की अगर मैं देखूंगी, दिस इज गोइंग टू बी द डॉर्सल साइड, ये क्या है? डॉर्सल। और नीचे वाली इसकी साइड क्या होगी? वेंट्रल साइड होगी। तो कह रहे हैं डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन है, डार्क और इररेगुलर से स्पॉट्स हैं, और अगर तुम नीचे देखोगे तो येलो सा कलर आ रहा है। कैन यू सी द येलोइश टिंज? ठीक है, ये येलोइश सा आपको कलर आता है कहां पर? वेंट्रल साइड पे। यूनिफॉर्म पेल येलो कलर है। ठीक है जी, यस। फ्रॉग की जो बॉडी है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। देखो, कॉकरोच अगर किसी को याद है, कॉकरोच बॉडी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरिक्स, एब्डोमेन। यहाँ पे गर्दन ही नहीं है, दे आर गर्दनलेस, दे आर टेललेस। याद रखना है, मैं जनरली बेटा क्लास में ना कई बार वो बना देती थी, ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए हम ऐसे ह्यूमन बॉडी बना देते थे कई बार, तो बच्चे बोलते थे मैम आपने तो गर्दन ही नहीं बनाई, जबकि हमारी तो गर्दन है, गर्दन बननी चाहिए थी, है ना? तो हमारी तो चलो गर्दन है, लेकिन फ्रॉग के पास देयर इज नो नेक, तो थॉरिक्स का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो यार इसके पास ना तो नेक होती है ना ही टेल होती है, तो गर्दन लेस है और टेल लेस है। ठीक है, तो बॉडी में कितने हिस्से हैं? बॉडी में बेटा जी 2 हिस्से हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, देयर इज नो थॉरिक्स। तो अगर कोई पूछे कॉकरोच और फ्रॉग की बॉडी को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे फ्रॉग में क्या नहीं दिखता है? तुम बोलोगे मुझे फ्रॉग में थॉरिक्स नहीं दिखता है। हेड एंड एब्डोमेन, हेड एंड ट्रंक इज बेसिकली सेम। तो यहां पर जो थॉरिक्स है और एब्डोमेन है उसको इकट्ठा पार्ट बना दिया, ट्रंक बन गया। ठीक है, तो थॉरिक्स एंड एब्डोमेन मिलके क्या बन चुका है? ट्रंक बन चुका है। इधर देखिए बेटा जी फोरलिम, ये देखिए इसके हाइंड लिम। क्या बताया था मैंने? जब ये लीप करता है, जंप करता है, तो कौन मदद करता है? आगे के हाथ के पीछे के हाथ? तो तुम बोलोगे फोर लिम, क्योंकि फोर लिम पर क्या लगे होते हैं? शॉक एब्जॉर्बर, लैंडिंग में मदद करते हैं। हाइंड लिम मैंने बताया वेब्ड है, क्या है? वेब्ड है। तो जब ये पानी में तैरता है तो यार स्विमिंग में कौन मदद करता है? हाइंड लिम। जरा इसकी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। फोर लिम में कितनी उंगलियां हैं? उंगलियों पे आ जाओ। फोर लिम में बेटा जी 4 उंगलियां हैं, याद करना है। कोई अंगूठा नहीं है, नो थंब, नो थंब, ऐसे चल रहा है उसका मामला। ठीक है, अंगूठा लेस है। आगे की उंगलियों में कोई अंगूठा नहीं है, 4 डिजिट्स है, और कोई वेब भी नहीं बन रहा। वेब नहीं बन रहा, बीच में स्पेस है, उंगलियों के बीच में स्पेस है। ठीक है जी, तो ये स्विमिंग में मदद नहीं करेंगी। हाइंड लिम पे आ जाओ, पीछे के लिम्स पे आ जाओ। 5 उंगलियां मतलब 5 डिजिट्स है। 5 डिजिट्स में आपके पास थंब भी है एंड दे आर वेब्ड। वेब्ड मतलब उंगलियों के बीच में इस तरीके से थिन लेयर ऑफ स्किन है जो कि उसको स्विमिंग में मदद करती है। अगर कोई पूछ ले कि पीछे की जो हाइंड लिम्स का जो फेलेंजियल फॉर्मूला है, फेलेंजियल फॉर्मूला समझते हो? कितनी बोन्स है? जैसे अगर किसी ने मेरे से लोकोमोशन पढ़ा हुआ है, ह्यूमन का भी होता है फेलेंजियल फॉर्मूला। देखो जैसे यहां 2 है, 2, यहां 3 है, ये देखो 3 फैलेंजेस। फैलेंजेस कितनी है? मतलब थंब में मेरे 2 फैलेंजेस हैं, यहां 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो ह्यूमन में 2,3,3,3,3 होता है। फ्रॉग में क्या है? फ्रॉग में है 2,2,3,4,3। ये एक्चुअली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। 2,2,3,4,3 याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए बेटा मेरा काम है पढ़ाना। आप मुझे बोलोगे ओनली एनसीईआरटी कर दो, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। आप मुझे बोलोगे इसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, उसके लिए मैंने मेहनत की। लेकिन बेटा मैं कभी अपने बच्चों को वंचित नहीं कर सकती उन पॉइंट से जो मुझे लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी कई बार ही आ जाते हैं, तो वो मैं आपके लिए लिख के लाई हूं। अगर आपसे हैंडल हो तो आप लर्न कीजिए, अगर ना हैंडल हो तो इस वाली को छोड़ दीजिए। एक रीडिंग देनी जरूर बनती है। एनीवे, ठीक है, समझ गए? मेरी ना आप इंटेंशन समझिए। मेरी इंटेंशन है आपको 360 लाना। मेरी इंटेंशन आपको पास कराना नहीं है।
पास तुम हो जाओगे मेरे से पढ़ रहे हो तो। मेरी इंटेंशन है कि बच्चे का एक भी सवाल गलत ना हो, उसके पास एक एक पिन पॉइंट की नॉलेज हो, तो उसको एज अ बेस लेके मैं सब कराना चाहती हूँ, ठीक है। आप इंटेंशन समझा करो। ओके चलो आ जाओ। तो हमें फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बारे में पता चल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी फोर लिम्ब के पास 4 उंगलियां, नो थंब नो वेब, और इसके टोज के पास बेटा जी 5 विद थंब एंड विद वेब है। याद रखना ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। यस इट इज वेब्ड, फोर लिम्ब इज नॉट वेब्ड। चलो आगे पढ़ते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में जो मेल्स हैं, मेल्स क्या करते हैं, क्रोक करते हैं, आवाजें निकालते हैं रेनी सीजन में फीमेल फ्रॉग को कॉल आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास वोकल सैक्स हैं, ठीक है जी। और बेटा जी उनके पास कॉपुलेटरी पैड भी है, मैंने आपको पर्पस बता दिया है, एम्प्लेक्सस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फीमेल फ्रॉग के पास वोकल सैक्स नहीं है क्योंकि वो आवाज नहीं निकालेगा, कॉल आउट नहीं करता मतलब मेल्स को, एंड इसके पास कॉपुलेटरी पैड नहीं है। पैड इसको जरूरत नहीं है क्योंकि फीमेल नीचे होता है, मेल आपका ऊपर के साइड पर होगा। ओके जी चलिए, तो ये बात हो गई आपकी मॉर्फोलॉजी की। जरा मैं आपकी मॉर्फोलॉजी यहां से दिखा दूं एक बार। हाँ जी, मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट किए हैं। क्या आप मुझे बताओ, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ? पहला, फ्रॉग दोनों जगह पर रहता है, लैंड वाटर, राना टिग्रीना इसका नाम है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है इसीलिए पोइकिलोथर्मल है, ठीक है। और बेटा जी कैमोफ्लेज शो करता है, समर और विंटर में सोने चला जाता है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। मॉर्फोलॉजी में हमने किया यार, इसकी स्किन बड़ी स्मूथ होती है, इस पर म्यूकस होता है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्किन के पास म्यूकस होता है, ठीक है जी। और स्किन बेटा हमेशा मॉइस्ट रहेगी। ऊपर की बॉडी पे डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन स्पॉट्स है और नीचे की साइड पर वेंट्रल साइड पे आपको येलो सा पैच दिखेगा। ओके जी। Body of the frog does not have tail, does not have neck. It is divisible into head and trunk. एक एक्स्ट्रा पॉइंट बेटा जो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया ना, उसे जरूर देखिएगा। ये कह रहे हैं माउथ के ऊपर क्या होंगे, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटेक्ट करेंगी पानी में। ये भी आगे आएगा, डोंट वरी, ये मैं सेंस ऑर्गन में कवर करूंगी। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, कॉपुलेटरी पैड, ये सब हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एनाटॉमी पे आ जाइए, सिस्टम्स पे करते हैं। क्या क्या सिस्टम पढ़ना है? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ने हैं। शुरू करते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम से। शुरू करें। खाना खाता है? क्या खाता है? कार्निवोरस है, सब खा लेता है, ठीक है जी। इंसेक्ट हो, मच्छर हो, पेस्ट हो, ये सब खा लेता है। तभी हम फ्रॉग को ना फायदेमंद भी मानते हैं कि अरे मच्छर वच्छर खा लेता है तो एनवायरनमेंट में मच्छर कम होते हैं, इंसेक्ट खा लेता है तो हमें क्रॉप्स पे इंसेक्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दिस इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग टू द मैनकाइंड, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। ओके जी चलिए, तो यार फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो लंबी से कैनाल है, साथ में क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ध्यान देना है, छोटी है, इट इज शॉर्ट। वाई इज इट शॉर्ट? ध्यान देना, क्योंकि बेटा ये कार्निवोरस है। हर्बीवोरस की जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, जैसे अपने काउ, कैटल, बफेलो, उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, और कार्निवोरस कोई आए तो इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी। इट्स अ शॉर्ट इंटेस्टाइन। कल इसके क्वेश्चन कराने, सब क्वेश्चन में आएगा। इसकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहां से होती है, अभी फोटो भी दिखाऊंगी। पहले आएगा माउथ, खाना खाया, खाना कहां जाएगा, बक्कल कैविटी में, फिर गया फेरिंग्स के द्वारा होता हुआ गया छोटी सी ईसोफेगस में, छोटी सी ईसोफेगस, ज्यादा बड़ी नहीं है। ईसोफेगस के बाद बेटा जी खाना आएगा स्टमक में। कहां आएगा, स्टमक में। स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन ही तो है जो हाईली रिड्यूस्ड है। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोरस है। इंटेस्टाइन में बेटा बहुत सारे ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन डालेंगे। दो ही ग्लैंड्स के बारे में बात की है, एक अपना लिवर और गॉल ब्लैडर, दूसरा पैनक्रियास, ठीक है। कुछ डाइजेशन आपका स्टमक में होगा, वहां HCl आएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आएंगे, और कंप्लीशन बेटा जी कहां पर होगी, इंटेस्टाइन में होगा। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नहीं है हमारे जैसा? हमारे पास भी माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, लिवर है, पैनक्रियाज है, मिलते जुलते नाम है। तभी मैंने बोला फ्रॉग आसान है, अर्थवर्म सबसे ज्यादा टफ था, उसके बाद कॉकरोच का नंबर आता है, फ्रॉग सबसे आसान है ना, मिलता जुलता वैसे ही चल रहा है सब। उसके बाद बेटा इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है, मैं आपको बताती हूँ। इंटेस्टाइन में बेटा पहले जाएगा ड्यूडेनम में, फिर जाएगा इलियम में, यहां आपकी पूरी डाइजेशन कंप्लीट होगी, एंड देन द फूड विल कम इनटू रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल स्टोर होंगे, एंड अल्टीमेटली बेटा बाहर कहां से निकलेगा खाना, क्लोएका से। कहां से बाहर निकलेगा, क्लोएका। अब मैम हमारे में तो एनस होता है, इनमें क्या है, क्लोएका। बिल्कुल सही है बेटा, हमारी बॉडी में
यूरिन के लिए एक अलग ओपनिंग है, हमारी बॉडी में फूड के लिए एक अलग ओपनिंग है और गैमीट्स के लिए अलग है कि नहीं है? फीमेल की बॉडी में 3 ओपनिंग्स होती हैं ह्यूमन में। यूरिन निकालना है तो यार यूरेथ्रा से निकलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड निकालना है, स्टूल निकालना है तो एनस से निकलता है, और बेटा जी रिप्रोडक्शन के लिए वी हैव वजाइना। बट इन दिस केस फ्रॉग में 3 in 1 है। फ्रॉग में बेटा जी क्या है? 3 in 1। एक ओपनिंग में से 3 सिस्टम अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। उस एक सिंगल ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं क्लोएका। कैन यू सी? उस एक सिंगल ओपनिंग को बोलते हैं क्लोएका। मतलब खाना, ये देखो ये अपनी डाइजेस्टिव, फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसोफेगस, इसोफेगस से चले स्टमक, स्टमक से चले छोटी सी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को क्या बोला है? रिड्यूस्ड बोला है। इंटेस्टाइन के बाद बेटा जी खाना स्टोर हुआ रेक्टम में, और रेक्टम के बाद बेटा जी कहां से निकल जाएगा? आपके क्लोएका से बाहर। डाइजेस्टिव सिस्टम का सामान भी यहां से निकला। ये बेटा जी इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसका सामान भी बेटा जी देखो किडनी है, किडनी का सारा यूरिन भी क्लोएका से ही निकल रहा है। और बेटा जी इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्पर्म्स निकलेंगे मेल्स में वो भी क्लोएका से निकलेंगे। यानी कि क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ 3 सिस्टम। बताओ कौन से सिस्टम की ओपनिंग है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ह्यूमन से? ओके जी, याद हो गया हमें। आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर लिया। यस, ये वाला फोटो याद हो गया सबको? इसोफेगस, ये एनसीईआरटी का फोटो है। मूविंग ऑन टू स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड आपका अल्टीमेटली क्लोएका। अब बेटा मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री केनॉल के साथ ग्लैंड्स भी है। कौन से ग्लैंड है? लिवर और पैनक्रियास, बस 2 ही याद करने हैं। लिवर बेटा जी बाइल सिक्रीट करेगा। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये बाइल स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। ह्यूमन जैसा, बिल्कुल ह्यूमन जैसा मामला। बाइल आया, इमल्सिफिकेशन करी, कंसंट्रेट हुआ, स्टोर होके बैठ गया गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियास क्या रिलीज करेगा? पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या इनकी फोटो बनी हुई है? हाँ बनी हुई है। ये देखो यहां पर, ये रहा मेरा लिवर, बाइलोब्ड लिवर है। कैन यू सी? ये जो डार्क डार्क सा दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, दिस इज लिवर। एंड बेटा जी ये छोटा सा ग्रीन कलर का क्या दिखाई दे रहा है? गॉल ब्लैडर। लेबलिंग कैन ऑल्सो कम, लेबलिंग आ सकती है। प्लीज डायग्राम ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये रहा लिवर ब्राउन सा, और ये ग्रीन सा क्या है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। काफी लंबी ट्यूब है या छोटी ट्यूब है? तुम बोलोगे छोटी। क्यों? क्योंकि ये कार्निवोरस है। सिंपल जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब डाइजेशन कैसे हुई? सिंपल सा है। इसने अपनी बाइलोब्ड प्रीहेंसाइल टंग के द्वारा, बाइलोब्ड प्रीहेंसाइल टंग के द्वारा खाना लिया। खाना गया स्टमक में, स्टमक में HCl और उसको जूसेस मिले, थोड़ी बहुत डाइजेशन हुई, और स्टमक से जो फूड निकला इसको बोलते हैं काइम। ह्यूमन में भी ऐसे होता है ना, कुछ नया नहीं है। हमारे में भी जो स्टमक से फूड निकलता है वो क्या होता है बच्चों? काइम। यहां भी जो स्टमक से फूड निकला वो भी क्या हुआ? काइम। यानी कि काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है। ठीक है जी। उसके बाद ये इंटेस्टाइन में गया। मैंने बताया इंटेस्टाइन में आपके पास ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम है। ड्यूडेनम में गया। ड्यूडेनम के बाद, ड्यूडेनम में बेटा इंटेस्टाइन में आपको 2 सिक्रीशंस मिली। ध्यान देना है, इंटेस्टाइन में 2 सिक्रीशन मिली। बाइल की सिक्रीशन मिली और पेनक्रियाटिक जूस की मिली। बाइल से लिवर की सिक्रीशन मिली और पैनक्रियाज की मिली। लिवर ने भेजा बाइल गॉल ब्लैडर के द्वारा, और पैनक्रियाज ने भेजा पेनक्रियाटिक जूस। बाइल का फंक्शन मैंने बताया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होती है। तो सवाल आएगा, काइम किसको बोलते हैं? जो स्टमक में एंट्री लेता है या एग्जिट? मेरे बच्चों क्या बोलोगे? काइम किसको बोलते हैं? जो स्टमक में एंट्री ले रहा है या फिर एग्जिट? बताएं। कल के नोट्स नहीं आए? आ तो गए, भेज दिए बेटा मैंने। टेलीग्राम पे जाके देखो, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ना मिले तो गूगल पे डालना सीप पाहुजा, टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है जी, सब भेज दिया मैंने। मैं साथ साथ कल तो इंस्टेंटली क्लास के बाद भेज दिया था। हाँ जी बिल्कुल सही है। काइम किसको बोलते हैं? जो एग्जिट लेता है। ओके, बाइल कहां से आ रहा है? लिवर और गॉल ब्लैडर से। और अल्टीमेट डाइजेशन कहां पर हो रही है? इंटेस्टाइन में। ठीक है जी। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा अगेन इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं, विल्लाए, माइक्रोविल्लाए, जो कि एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। फिर जो अनडाइजेस्टेड है, अनएब्जॉर्ब्ड है, वो बेटा स्टोर कहां पर होगा? रेक्टम में।
और बाहर कहां से जाएगा, क्लोएका में। क्या हमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हुआ? यस मेरे बच्चों, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लियर हुआ? खाना खाया, इसोफेग, ये पाथवे याद होना चाहिए। इसोफेगस फॉलोड बाय स्टमक फॉलोड बाय इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, इलियम एंड अल्टीमेटली रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में स्टोर हुआ अनडाइजेस्टेड एंड क्लोएका से बाहर। यस, सो एक सिस्टम तो हमारा डन। सोचो ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास पूरा इतना बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फ्रॉग में एक एक पैराग्राफ है। चलो अगले पे चलते हैं, फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेशन में तो बेटा फ्रॉग हमें भी मात दे गया। हम लोग सिर्फ अपने लंग्स की हेल्प से रेस्पायर कर सकते हैं, फ्रॉग हमसे 2 नंबर आगे। वो कह रहा है मैं लंग्स तो लगा ही लूंगा, मेरे पास स्किन भी है, स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता हूं, मेरे पास बकोफेरेंजियल कैविटी भी है, उससे भी मैं रेस्पिरेशन कर सकता हूं। सबको मात दे रहा है बेटा फ्रॉग, सबसे रेस्पिरेशन कर सकता है, स्किन से, लंग से, बकोफेरेंजियल कैविटी से। तो यार अलग अलग इसका सिस्टम है। रेस्पिरेशन एक बार यहां से देखिए, जरा ध्यान दीजिए। मैंने बोला ये स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। स्किन से रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हमेशा हर समय इनकी बॉडी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलता है, एवरी टाइम, चाहे पानी में है, चाहे बाहर घूम रहे हैं, कभी भी इनकी बॉडी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन चलता है। स्किन से हमेशा एक्सचेंज होता रहता है। पानी के अंदर तो बेटा दिस इज द ओनली मोड। क्या हम लोग पानी में सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, वो सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। इफ यू आर स्कूबा डाइवर, अगर आप स्नॉर्कलिंग करते हैं तो स्नॉर्कलिंग का गियर लेके जाना पड़ता है, या फिर कुछ नहीं करते हैं तो सांस रोक के अंदर जाना पड़ता है। फ्रॉग का हिसाब नहीं है। फ्रॉग बेटा जी सांस भी ले सकता है और आंखें भी खोल सकता है। डू यू नो व्हाई, हाउ फ्रॉग अपनी आंखें खोल सकता है पानी में? क्योंकि बेटा फ्रॉग के पास एक थर्ड आईलिड है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उसको पानी में देखने में मदद करती है। हमारे पास नहीं है यार, नहीं तो हम भी आंखें खोल लेते हैं, हम भी ऐनक वैनक सब हटा देते। ओके जी, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन कब होती है? हमेशा हो रही होती है। इट इज द ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन अंडर वाटर। पानी में जब फ्रॉग होगा तो स्किन की हेल्प से ही रेस्पायर करेगा, लंग्स काम नहीं करेंगे तब। और जब ये समर स्लीप और विंटर स्लीप में आराम फरमा रहे होंगे तब भी ये स्किन को यूज करेंगे। ठीक है जी, तब भी ये स्किन को यूज करेंगे। तो पानी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? स्किन। स्किन की रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस। जब बेटा जी फ्रॉग लैंड पर है, लैंड पर तो तीनों से काम ले लेगा। लैंड पर बेटा जी बकल कैविटी से भी करता है, स्किन से भी करता है और लंग से भी करता है। जैसे स्किन वाली रेस्पिरेशन को बेटा जी नाम दिया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, वैसे ही लंग्स वाली रेस्पिरेशन को बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यानी कि यहां पर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना कि जब फ्रॉग लैंड पर है तो तीनों चीजें चल रही हैं, जब फ्रॉग पानी में है तो क्या चल रहा है? सिर्फ स्किन चल रहा है। ठीक है जी, यस यस मेरे बच्चों, ये लाइन क्लियर हो गई है? हाँ जी। तो होता क्या है, हवा होती है, हवा बेटा जी जाएगी इसकी नाक के द्वारा बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से बेटा एक्सचेंज हुआ, तभी तो मैंने बोला बक्कोफेरेंजियल एक्सचेंज भी है। 3 तरीके का एक्सचेंज है, क्यूटेनियस, लंग्स, बक्कोफेरेंजियल। ये देखो बक्कोफेरेंजियल एक्सचेंज भी हुआ। फिर बेटा जी हवा आगे चली गई पिंक से कलर के पेयर्ड लंग्स में, यहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है। गॉट इट? रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा जी डन है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में कैसे होगा? स्किन के द्वारा, हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। इज दिस डन? बस यही है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कि 3 तरीके का रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, बक्कोफेरेंजियल, बक्कल कैविटी। क्यूटेनियस कब होता है? हर समय होता है। लैंड पे क्या होता है? तीनों तरीके से कर सकता है। ठीक है, लैंड पे ये ना अपने बक्कोफेरेंजियल से भी सांस ले रहा है, अपने लंग से भी ले रहा है और स्किन से भी ले रहा है। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में स्किन से लेता है, पानी के अंदर सिर्फ स्किन से लेगा। याद हो गया? लिविंग वर्ल्ड के माइंड मैप बेटा जी मैं शेयर कर दूंगी, कल मेरे को ऐड करना भूल गया था, आज शेयर कर दूंगी। घबराइए मत, सब चीजें आप ही के लिए बनाई हैं। आपको क्या लगता है नोट्स मैं अपने लिए बनाती हूँ? मेरे को फायदा होगा, तुम्हारे लिए बना रहे हैं यार। सारा एफर्ट तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि बेटा आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। आपकी मेहनत मैं कैसे कम कर सकती हूँ इसके लिए कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज डन। हाँ जी, अब चलते हैं फ्रॉग के वैस्कुलर सिस्टम पे। वैस्कुलर यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, 1 बाय 1 सारे हो जाने हैं। देखिए इसका वैस्कुलर सिस्टम काफी डेवलप्ड है और क्लोज्ड टाइप का सिस्टम है। क्लोज समझ गए ना? इसके पास कैपिलरीज है या नहीं है? ओपन और क्लोज में फर्क तो कैपिलरीज का ही होता है। बताओ फ्रॉग के पास कैपिलरीज हैं या नहीं है? एनिमल किंगडम कुछ तो याद होगा। खैर अगले हफ्ते हम एनिमल किंगडम ही करने वाले हैं, कुछ तो याद होगा। है या फिर नहीं है? क्लोज्ड है,
तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा भी तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है यार, कैसी बातें करते हो? साइनस नहीं है, ओपन में साइनसेस होते हैं, ओपन स्पेसेस होते हैं, कैपिलरीज नहीं होती। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें कैपिलरीज होती हैं, ठीक है जी। तो फ्रॉग का वास्कुलर सिस्टम देखा तो क्लोज टाइप का लगा, इसमें कैपिलरीज प्रॉपर प्रेजेंट है। इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें 3 चीजें मिली, क्या क्या मिली? दिल मिला, हृदय, ब्लड वेसल्स मिले, ब्लड मिले। हमारे में भी तो यही होता है, पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ब्लड वेसल जो कि ब्लड को कैरी करती है, और जो फ्लूइड है वो क्या है? ब्लड। हमारी तरह इसके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है जिसमें लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, और इसका लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी से बिल्कुल हमारी तरह ही डिफरेंस है। जैसे हमारे लिम्फ में आरबीसी नहीं होते, इसके लिम्फ में भी आरबीसी नहीं होते। जैसे हमारे लिम्फ में प्रोटीन का मात्रा ब्लड से कम होती है, इसके लिम्फ में भी कम होती है। तो अगर हमारा लिम्फ पेल कलर का है तो इसका लिम्फ भी तो पेल होगा, क्योंकि इसके पास आरबीसी नहीं है, लाल रंग हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होगी बेटा जी? बाय पंपिंग ऑफ हार्ट। हार्ट पंपिंग से ब्लड की सर्कुलेशन होगी, जैसे हम में होती है। अब 1 बाय 1 थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट बेटा जी कितने चेंबर वाला है? 3 चेंबर्ड हार्ट है, जिसमें 2 एट्रिया है और बेटा जी 1 वेंट्रिकल है। बॉडी के ऊपरले हिस्से में, जैसे हमारे ऊपरले हिस्से में, सिचुएटेड इन द अपर बॉडी कैविटी, ठीक है जी। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेनस कवर है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। हमारे में भी होता है ना, ठीक है जी, पेरिकार्डियम। अब बेटा जी इसके हार्ट के ऊपर एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है साइनस विनोसस। इसको समझने के लिए मैं यहां लेकर आती हूँ तुमको डब्बे वाला हार्ट। तुमको पता है जब हमने ह्यूमन हार्ट किया था तो कैसे समझा था? डब्बे वाले हार्ट से। तो यार जब हम फ्रॉग का हार्ट करेंगे तो क्या डब्बा छोड़ देंगे? तब भी डब्बा नहीं छोड़ेंगे। डब्बे वाले हार्ट से जो समझ आता है वो किसी डायग्राम से नहीं आ सकता। ध्यान देना इस डब्बे वाले हार्ट को। कितने चेंबर्स हैं? 3 चेंबर्स हैं। जब भी डब्बे वाला हार्ट बनाते हैं तो ऊपर राइट और लेफ्ट पहले लिख लेते हैं, सिखाया हुआ है। जो आपका राइट हैंड है उस जगह पर लेफ्ट साइड है, तो यार ये मेरी लेफ्ट साइड है। जहां मेरा लेफ्ट हैंड है उस जगह कौन सी साइड है? राइट साइड है। तो यार ध्यान दीजिए, यहां पर मेरे पास अभी कितने चेंबर्स हैं? 3 चेंबर्स प्रेजेंट है। 3 में से 2 एट्रिया हैं या 2 वेंट्रिकल हैं? तो तुम बोलोगे 3 में से मेरे पास 2 एट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल है। जैसे ह्यूमन में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है, यहां भी ऐसा ही है। राइट चेंबर में, राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इधर रेड कलर से बना देती हूँ, ये देखिए। ओके जी। अब यहां पर डायरेक्ट वेना केवा राइट एट्रिया में नहीं खुलती। होता क्या है, ये जो वेना केवाज हैं वो अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं एक ट्रायंगुलर चेंबर को जिसका नाम है साइनस विनोसस। मतलब फ्रॉग के पास इन 3 मेन चेंबर्स के अलावा एक्सेसरी चेंबर्स भी हैं। कौन से? एक का नाम है साइनस विनोसस, दूसरे का नाम है ट्रंकस आर्टेरियोसस या फिर कोनस आर्टेरियोसस। तो होता क्या है, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स, वेना केवास, इनके द्वारा पहुंच जाता है साइनस विनोसस में। साइनस विनोसस कैसा चेंबर है? ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगल बनाया मैंने, इंपॉर्टेंट है वर्ड। वो बोलेंगे सर्कुलर, वो बोलेंगे स्फेरिकल, वो बोलेंगे रेक्टेंगुलर, नहीं ट्रायंगुलर, ठीक है। कहां पर अटैच्ड है? हार्ट की डॉर्सल साइड पे, डॉर्सली अटैच्ड है, वेंट्रली नहीं है। साइनस विनोसस इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजेंगे? राइट एट्रिया में भेजेंगे। भेज दिया, ठीक है जी। इधर से बेटा जी आएंगी पल्मोनरी वेन्स, इधर से आएंगी पल्मोनरी वेन्स। आपको पता है ये हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, तो यार लेकर आई लेफ्ट एट्रिया में। तो यार इधर हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारा का सारा ये मिक्स हो जाता है वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में क्या हो गई? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुई तो क्या ये वार्म ब्लडेड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी बॉडी में मिक्स्ड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। वेंट्रिकल बेटा जी इस मिक्स्ड ब्लड को आर्टरीज में भेजने से पहले भेजते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस में, एंड देन वहां से आर्टरीज में सारा ब्लड चला जाता है। दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या मेरे बच्चों आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? आई तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। क्या आपको समझ आया? इस साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डायरेक्टली वेन से नहीं आया, वेन ने पहले किसको दिया? साइनस विनोसस को। इधर वाली साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गए वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल को ब्लड देना था बाकी के बॉडी ऑर्गन्स को, डायरेक्टली नहीं देता है। किसके द्वारा देता है? ट्रंकस आर्टेरियोसस के द्वारा देता है। सिंपल, ये है इसकी सर्कुलेशन। अब आ जाओ इधर। हाँ जी, अब मैं यहां से पढ़ देती हूँ।
तो ट्राइंगुलर साइनस विनोसस है, ये सुनते जाना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया डब्बे वाले के थ्रू। साइनस विनोसस बेटा जी राइट एट्रियम में खुलेगा, ये ब्लड को रिसीव करेगा, किसके द्वारा रिसीव करेगा? वेना केवा के द्वारा, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं आर्टीरियल सिस्टम। आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड से निकलती हैं और सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड देती हैं। सिंपल, ये देखो डब्बे वाले हार्ट में वेंट्रिकल को ब्लड भेजना था, आर्टरीज आर द वन विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, बिल्कुल ह्यूमन जैसा है बेटा, जिसको ह्यूमन आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ह्यूमन आता है ना। वेनस क्या है? वेनस सिस्टम में क्या है, जो वेन्स हैं वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। ओके जी। वेंट्रिकल्स ओपन इनटू सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस, इसका मैंने आपको दूसरा नाम बताया ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है जी, ऑन दी वेंट्रल साइड। तो साइनस विनोसस डोर्सल साइड पे है, ट्रंकस आर्टेरियोसस वेंट्रल साइड पे है। ओके जी। अब इसके अलावा इसके पास दो अलग सिस्टम भी है। देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया मैंने, लिम्फेटिक सिस्टम बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूं एक्स्ट्रा सिस्टम्स जो इसमें रन होते हैं। वन इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, अदर वन इज रीनल पोर्टल सिस्टम। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है? हैंड रेज, पहली बार सुन रहा है। वैसे ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में होता है हेपेटिक। जिसको नहीं पता वो हैंड रेज करे, वो पिंक से कलर का हैंड रेज होता है ना, वो करे। यस, हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है अर्चना। यस, आरबीसी इज प्रेजेंट। बेटा फ्रॉग जब टैडपोल बनते हैं, टैडपोल से जब फ्रॉग बनता है, ये सब रिप्रोडक्शन के बाद होगा ना। अभी तो सिर्फ फ्रॉग को खाना खिलाया है, अभी सिर्फ फ्रॉग ने सांस ली है, थोड़ा आगे बढ़ने दो। पोर्टल सिस्टम नहीं पता, ओके कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, इट्स ओके। आ जाओ ब्लैंक पेज पे आ जाओ। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? नॉर्मल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल भूल जाओ अभी। ये मेरा दिल है, तुम्हारा दिल है ना, तुम्हारे पास ही है ना, किसी और के पास तो नहीं भेज दिया है? हाँ। दिल का काम क्या है? क्या दिल का काम ब्लड को ऑक्सीजनेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम ब्लड का? नहीं। ब्लड बेटा जी, हार्ट, क्या हार्ट का काम है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेट करना? नहीं। हार्ट सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या करता है? हार्ट बड़ा स्मार्ट है, मोटर की तरह। ऑर्गन से क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा, खुद ऑक्सीजनेट नहीं करेगा, खुद बेटा जी इस ब्लड को भेज देगा ऊपर, किसको? लंग्स को। ये कहेगा लंग्स भैया तुम इसको ऑक्सीजनेट करो, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा जी लंग्स भेजेंगी हार्ट को, फिर हार्ट इस ब्लड को भेज देगा ऑर्गन्स को। हार्ट बीच का दलाल है, होता ना ब्रोकर, जो ओनर से मिलने नहीं देंगे, कहेंगे आपको घर चाहिए ना, मेरे से लो, ओनर से बात नहीं करने दूंगा, मेरे से बात करो। वैसा ही हार्ट है। हार्ट ने खुद कुछ नहीं किया, लंग्स ऑक्सीजनेट कर रहे हैं, वो कह रहा है मेरे थ्रू होके जाओ। अगर डीऑक्सीजनेटेड जाना है तो भी मेरे थ्रू होके जाइए, ऑक्सीजनेटेड जाना है तो भी मेरे थ्रू होके जाइए। ये अपना नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट एक मीडिएटर है। जैसे जब शादी कराने जाते हैं तो शादी के लिए रिश्ता किसको देते हैं? लड़का लड़की कैसे मिलते हैं? शादी.com, जीवनसाथी.com, टिंडर आजकल चल रहा है। और पहले के जमाने में विचोले होते थे, जिनको हम बीच वाला मतलब बिचोले होते थे, वो कराते थे रिश्ता। वैसे ही यार अपना हार्ट है, ये बीच वाला है, खुद कुछ नहीं कर रहा, बस मेरे थ्रू होके जाओ। ओके, पंप की तरह काम कर रहा है। अब बीच में बेटा जी होना क्या चाहिए? हर ऑर्गन को डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल को भेजना चाहिए। आइडियल तो यही है ना, मतलब दिल्ली से गाड़ी चली, मुंबई तक जानी है तो दिल्ली से चलकर मुंबई तक ही जानी चाहिए, रास्ते में कोटा पे रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ऑर्गन्स कहते हैं हम कोटा होके जाएंगे, कुछ ऑर्गन्स कहते हैं कि मुझे भेजना ब्लड हार्ट को ही है, लेकिन मैं रास्ते में यहां पर एक स्टॉप लेकर जाऊंगा। जहां पर उसने स्टॉप लिया है इसको बोला जाता है ऑर्गन डैश। क्या बोला जाता है? ऑर्गन डैश। और ये जो ऑर्गन टू ऑर्गन डैश का जो सिस्टम है इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। समझ रहे हो? बॉडी के हर ऑर्गन को अल्टीमेटली ब्लड हार्ट को भेजना है। आइडियल सिचुएशन क्या थी कि यार डायरेक्टली भेजता, वो कह रहा नहीं, मैं रास्ते में रुक के जाऊंगा। अब मैं रास्ते में मेरी मर्जी, मैं लिवर पे रुकूं मेरी मर्जी, या फिर मैं किडनी पे रुकूं, मैं कहीं भी रुक के जाऊंगा, मैं रुक के जाऊंगा। मतलब दिल्ली से गाड़ी चली, मुंबई जाना था, रास्ते में कह रही है मैं कोटा रुक के जाऊंगी। दिस ऑर्गन और दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम, बीच का सिस्टम। ठीक है जी? यस। अगर बेटा जी इस सिस्टम का नाम है
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, मान लो इस सिस्टम का नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो भैया ये ऑर्गन डैश कौन हुआ? लिवर। हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लिवर। अगर इसका नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम, तो ये बीच का ऑर्गन डैश कौन हुआ? किडनी। तो डिपेंडिंग कि यार ये बीच का ऑर्गन किडनी है या फिर ये लिवर है, हम लोग अलग नाम देते हैं कि यार ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है या फिर ये अपना रीनल पोर्टल सिस्टम है। समझ गए? ठीक है। अब हमारे में कौन सा है? ह्यूमन की बात करो, ह्यूमन में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। जो इंटेस्टाइन है ना, यहाँ ऑर्गन में इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन को ब्लड हार्ट को भेजना चाहिए, पर वो रास्ते में पहले लिवर को भेजती है, फिर लिवर से हार्ट में जाता है। फ्रॉग की बात करो मैम, फ्रॉग पढ़ रहे हैं हम, ह्यूमन नहीं पढ़ रहे। फ्रॉग में 2 तरीके का पोर्टल सिस्टम है, ये मैं लिख के लाई हूं। कौन सा? रीनल और हिपैटिक। मैंने बोला अल्टीमेटली किसको भेजना है? दिल को। देख लो, हार्ट को। अब मेरे बैठे लोअर लिम्स, मेरी लेग्स, फ्रॉग की लेग्स, फ्रॉग की लेग्स को अल्टीमेटली ब्लड भेजना था हार्ट को, लेकिन वो रास्ते में रुक कर गया। किसको? किडनी पर। तो यार इसका नाम क्या हो गया? रीनल पोर्टल सिस्टम। तो मेरा किडनी क्या बन गया बेटा जी? ऑर्गन या ऑर्गन डैश? तो ये बन गया ऑर्गन डैश। सेम वे फ्रॉग की स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज, सबको ब्लड भेजना था हार्ट को, लेकिन वो रास्ते में रुक कर गया। रास्ते में किस पे रुक कर गया? लिवर पे, इसीलिए इसका नाम हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो लिवर यहां पर बन गया ऑर्गन डैश। समझे मेरे बच्चों? बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है? यस, बिल्कुल सही है। तो यही है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किस किस के बीच में होगा? लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में। रीनल पोर्टल सिस्टम लोअर बॉडी पार्ट्स और किडनी के बीच में। बस इतना याद रखना है तुमको कि दोनों सिस्टम इसमें मौजूद हैं। एक बच्ची ने भी आरबीसी के बारे में पूछा था, आ ही रहा था बेटा। ब्लड में सेल्स है बिल्कुल हमारी तरह, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी हैं। आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स न्यूक्लिएटेड होंगे, हीमोग्लोबिन होंगे, तभी तो बेटा इसका रंग भी क्या होगा? लाल, लाल खून। ठीक है? डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी हैं। ऑब्वियसली ब्लड क्या कैरी करेगा? न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर, दिस एंड दैट। लिम्फ भी है इसके पास। लिम्फ बेटा ब्लड से क्यों अलग है? क्योंकि उसके पास आरबीसी नहीं है और प्रोटीन्स भी कम है। तो क्या इसका रंग लाल हो सकता है? इसका कलर रेड नहीं हो सकता। विद दिस वी आर डन विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। क्लियर? उरु कह रही है, उरु फाइमा कह रही है आज के सेशन में बड़ा मजा आ रहा है। जो चल रहा है वो नहीं करना। हाँ, ईसीजी समझा दो, एनिमल किंगडम समझा दो। बेटा आप होश में है या नहीं है? आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? हम वो शॉर्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसमें से सवाल आना ही आना है। ये वो शॉर्ट टॉपिक है बेटा जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। आप उस टॉपिक को कह रहे हैं कि इसको छोड़ के ईसीजी करा दो, इसको छोड़ के एनिमल किंगडम करा दो। मैंने क्यों बोला कि फ्रॉग में से सवाल आएगा? क्यों? क्योंकि पास्ट में मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, हिस्ट्री में जितनी बारी सिलेबस चेंज हुआ है फ्रॉग और इसमें से सवाल आते हैं। नई चीजें जो ऐड होती हैं उसमें से सवाल आते हैं। इस बारी फ्रॉग एक बहुत बड़ा एडिशन है, इसमें सवाल आएगा। हाँ जी, पूरा फ्रॉग आज ही कर लेंगे, आज ही कर लेंगे। चलो मेरे बच्चों, तो यहां पर फटाफट से एक बार एनसीईआरटी दिखा दूं इसकी, फिर तुम बोलोगे एनसीईआरटी में कहाँ है। वैसे मैंने अंडरलाइन करके सब समझा दिया, मैं अभी रिवाइज करने पे कराऊंगी। आ जाओ। तो फ्रॉग के कितने सिस्टम हो चुके हैं? 3। डाइजेशन, मैं भी सुनूंगी तुमसे, कल क्वेश्चन है इसके, इस क्लास में एनरोल कर लेना। इस क्लास में मैंने क्वेश्चन करा रहे हैं। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, अगले सिस्टम पे चलते हैं, एक्सक्रीशन। पहले मेरे से सुन लो, उसके बाद इसको देख लेंगे। आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? ह्यूमन से कंपेयर करते हुए जा रही हूं, आसान होगा। हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक ब्लैडर, एक क्लोएका, ऐसा ही सिस्टम है ना। ये देखो मेरे पास 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, एक ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ऐसा फ्रॉग के पास भी ऑलमोस्ट सेम है। फ्रॉग कहता है मेरे पास भी 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, ब्लैडर भी है और यहां पर बैठा यूरेथ्रा नहीं क्लोएका है। तो मेजर अंतर क्या है? इसके पास यूरिन बाहर निकालने के लिए ओपनिंग इज नॉट यूरेथ्रा, इट इज क्लोएका। ओके, हम लोग कैसे हैं? यूरियोटेलिक, हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। फ्रॉग भी कैसा है? यूरियोटेलिक। ये भी क्या एक्सक्रीट करता है बच्चों? यूरिया। ठीक है, चलो
तो हमने क्या करना है, फ्रॉग का नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाना है। इस नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम क्या है, यूरिया। तो फ्रॉग कैसा एनिमल है, यूरियोटेलिक एनिमल है। तो ब्लड में जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ब्लड क्या करता है, सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट को भेज देता है किडनी को। किडनी बेटा जी उसमें से छांटगिरी करती है। हमारी किडनी में नेम द स्ट्रक्चरल ऑर्गन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या था, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। वही आए कह रहे हैं किडनी में भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। पता कितने होते हैं, 200 पर किडनी। 200 पर किडनी बेटा जी नेफ्रॉन है, और वो नेफ्रॉन ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। किस में प्रेजेंट है, किडनी में। किडनी बेटा काफी डार्क कलर होती है और बीन लाइक होती है। हमारी भी किडनी काफी गहरे रंग की होती है और बीन लाइक यानी कि राजमा की तरह होती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में बेटा जी प्रेजेंट है ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। फ्रॉग के पीछे वाली साइड पे सारा सिस्टम प्रस्तुत है। एक अंतर बेटा जी ध्यान देना है, यहां यूरेथ्रा नहीं है, यहां क्या है, क्लोएका। क्या है, क्लोएका। अब ध्यान देना, मेल और फीमेल में हिसाब थोड़ा सा अलग है, इधर ध्यान दो। मेल में क्या है, किडनी थी, किडनी में नेफ्रॉन थे, नेफ्रॉन ने ब्लड को फिल्टर किया। ब्लड किसको दिया, यूरिन बनाकर किसको दिया, यूरेटर को। यूरेटर को जाना चाहिए था क्लोएका में, बिल्कुल गई। किसके द्वारा गई, यूरेटर के द्वारा। मेल फ्रॉग के अंदर जिस नली से, जिस डक्ट से यूरिन जाता है उसी डक्ट से स्पर्म जाते हैं। क्या ऐसा ह्यूमन में होता है, जिस डक्ट से यूरिन जाता है उसी डक्ट से स्पर्म जाते हैं? ह्यूमन में भी तो ऐसा होता है, ह्यूमन मेल्स देख लो, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। वैसा ही फ्रॉग का मेल, फ्रॉग के मेल में भी जिस डक्ट से यूरिन जाता है उसी डक्ट से बेटा जी गैमीट्स जाएंगे, मतलब स्पर्म जाएंगे। तो फ्रॉग का यूरेटर विल बी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये देख लो, फोटो देखो यहां पर, फ्रॉग का यूरेटर विल बी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इधर देखिए, ये देखो, ये किडनी, ठीक है, किडनी से निकले यूरेटर। मेल फ्रॉग की बात कर रही हूं, मेल फ्रॉग में यहीं से यूरिन निकलेगा और यहीं से आपके स्पर्म्स निकलेंगे। अल्टीमेटली बेटा जी एग्जिट किस में हो जाएगा, क्लोएका में हो जाएगा। अगर यूरिन स्टोर करना है तो हम यूरिन बेटा जी इस येलो वाले स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेंगे जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। बट क्या फीमेल ह्यूमन में भी ऐसा होता है, नहीं। तो क्या फीमेल फ्रॉग में भी ऐसा होगा, नहीं। फीमेल फ्रॉग में क्या हिसाब है, फीमेल फ्रॉग में किडनी है, हाँ है, किडनी ने यूरिन बनाया, किस में भेज दिया, यूरेटर में। किडनी फीमेल फ्रॉग अपने अंडे यूरेटर में नहीं भेजती है, उसके लिए अलग ओपनिंग है, अलग ओपनिंग है। मेल फ्रॉग के स्पर्म यहां से जाते हैं, फीमेल फ्रॉग के एग्स यहां से नहीं जाते हैं। ओके मेरे बच्चों, तो यही लाइन यहां पर लिखी है। फीमेल फ्रॉग में देखिए, किडनी ने ब्लड फिल्टर किया, यूरिन गया यूरेटर के द्वारा, लेकिन गैमीट यूरेटर के द्वारा नहीं जाते हैं, गैमीट जाते हैं ओविडक्ट के द्वारा। लेकिन खुलता किसमें है, क्लोएका, 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 क्लोएका। इधर देखो, ये सिस्टम देखो फीमेल फ्रॉग का, ये किडनी है, मैं लिखती जा रही हूं यहां पर, देखिए के किडनी, किडनी, किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, किसके द्वारा गया, यूरेटर के द्वारा। दिस इज यूरेटर। यूरेटर अल्टीमेटली किस में खुल गए, क्लोएका में। स्टोर करने के लिए क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन फीमेल के जो एग्स हैं, एग्स यहां से जा रहे हैं, ये बैठे अंडे, दीज आर द एग्स। एग्स बेटा जी अलग ओविडक्ट से जाते हुए फिर किस में खुल रहे हैं, क्लोएका। तो फीमेल फ्रॉग में यूरेटर इज नॉट द कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड एग, लेकिन मेल फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में यूरेटर इज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड इट इज द कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। यस मेरे बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये बात थी अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की, अंतर समझ आ गया, आ गया। अगले सिस्टम पे चलते हैं। अगले सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जैसे ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ले लो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे कि ह्यूमन में बेटा जी 2 सिस्टम के द्वारा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसमें भी 2 के द्वारा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम किससे चलता है, हार्मोन से। नर्वस सिस्टम किससे चलता है, न्यूरॉन से। यहां भी ऐसे है, एंडोक्राइन सिस्टम किससे चलेगा, हार्मोन और एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो पहले मैं एंडोक्राइन सिस्टम ही खत्म कर देती हूं बेटा। 2 तरीके का बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम किससे चलेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से। बस मेजर ग्लैंड के नाम याद रखने हैं। फ्रॉग में भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, फ्रॉग में भी थायराइड ग्लैंड है, फ्रॉग में भी पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियास, एड्रीनल, गोनेड्स। क्या अलग है तुमसे, क्या अलग है तुमसे, कोई नया नाम याद करना पड़ा, बताओ
यही अगर अपना कॉकरोच होता 50 नाम नए याद करने पड़ते, मशरूम ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड, कॉन्ग्लोवेट ग्लैंड, कितने सारे थे। यहाँ कुछ नहीं है, सब ह्यूमन जैसा, एवरीथिंग सेम। ह्यूमन में थायराइड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। यहां भी क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का मेंशन मैंने स्पेशली इसीलिए किया है बिकॉज इट इज द हार्मोन व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब फ्रॉग टैडपोल स्टेज में होता है ना, तो अगर टैडपोल यानी कि लार्वा से अगर इसको एडल्ट बनना है, यानी कि लार्वा से अगर इसको फ्रॉग बनना है, तो यार किसके द्वारा होगा? थायरोक्सिन होना चाहिए। अगर थायरोक्सिन नहीं है तो टैडपोल टैडपोल ही रह जाता है, फ्रॉग नहीं बनता है। ओके जी, तो नेम द मेजर हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर metamorphosis, that is thyroxine. Name the major hormone required for conversion of tadpole to adult frog, that is thyroxine. Done with the endocrine system. बस यही है, नाम ही याद करने हैं। अगर तुमसे कोई पूछ ले भैया इन सारे ग्लैंड्स में से, क्वेश्चन सुनना, इन सारे ग्लैंड्स में से विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन ऑफ फ्रॉग? ह्यूमन वाले ये बताओ कौन सा ग्लैंड ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है? ब्रेन में है मतलब ऊपर है, बताना, सोच के बताओ। इनमें से कौन सा ग्लैंड ब्रेन से एसोसिएटेड है? ह्यूमन वाला कंपेयर कर लो ना यार, दो हैं, एक नहीं है दो हैं, हिंट दे रही हूं, एक नहीं है दो हैं, दो हैं मेरे बच्चों, एक नहीं है दो हैं। ह्यूमन में भी दो हैं, यहां भी दो हैं जब मैं बोल रही हूं दो है फिर एक लिख रहे हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। दो glands are associated with the brain, one is pituitary, other one is pineal. Pineal is also associated with the brain. Absolutely right. चलो आ जाओ नर्वस सिस्टम पे बेटा। एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम दो तरीके का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहां से बता देती हूँ और अच्छे समझ आएगा। ये देखो, जैसे ह्यूमंस के पास बेटा जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, वैसे इसके पास भी है। सीएनएस में इसके भी क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को अगर डिवाइड करते हैं तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हमारे में भी ऐसे होता है, कुछ नया नहीं है। फ्रॉग के फोर ब्रेन में क्या क्या आइटम है? दो ऑल्फैक्टरी लोब, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। थोड़ा बहुत हमारे जैसा है ना। ऑल्फैक्टरी लोब नंबर भी याद रखना है, दो। पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट, दो। और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में क्या क्या है? ऑप्टिक लोब्स हैं और क्रूरा सेरिब्राई है। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है? सेरिबेलम और मेड्यूला। क्या नहीं है? ह्यूमन से कंपेयर करो, हाइंड ब्रेन में क्या नहीं है? पॉन्स नहीं है। क्या नहीं है? पॉन्स नहीं है। यहां कोई पॉन्स नहीं होता, सीधा सेरिबेलम, ओहो सीधा बेटा जी सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ठीक है जी। अब मेड्यूला से निकलती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हमारे में होता है। ये मेड्यूला से पीछे क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड, विच इज सेकेंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अब स्पाइनल कॉर्ड जब निकलती है तो एक ओपनिंग में से होती हुई जाती है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। उस ओपनिंग को बेटा जी बोला जाता है फोरामेन मैग्नम। क्या बोला जाता है? फोरामेन मैग्नम। ओके, दिस इज अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। बस इतना ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इतना ही है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के तीन हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपको क्या नहीं दिखता है? पॉन्स नहीं दिखता है। अब इसके पास बेटा जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिख रही हूं, ध्यान देना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बहुत ही आसान है यार। फ्रॉग इसलिए आसान है क्योंकि आधा ह्यूमन जैसा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके पास भी स्पाइनल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं एंड क्रेनियल नर्व्स हैं, जैसे हमारे पास होती हैं, इसके पास भी हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसके पास वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। हमारे पास भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने स्पाइनल और कितने क्रेनियल नर्व? बड़ा आसान है, याद रखना। 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, मतलब दोनों 20-20 हैं। दोनों कितनी है? 20-20 है। सिंपल, बस यही याद करना है, यही याद कर रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर ईच, 20-20। और अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, है ना। 20-20 है, याद रखना है। अच्छा, अब बेटा जी स्कल ऑफ फ्रॉग कैसी होती है? ब्रेन के साथ मैं जोड़ देती हूँ। ब्रेन शुड इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। स्कल बेटा जी एम्फीबियन और मैमल्स की होती है डाइकोंडाइलिक। जिसने मेरे से लोकोमोशन पढ़ा हुआ है ना, उसको पता है स्कल कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक। ओके जी, डाइकोंडाइलिक स्कल याद रखेंगे। विद दिस वी आर डन विद द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक बार यहां से देख लेते हैं। ये देखो इधर,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या दिखेगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। मैंने आपको नंबर बता दिया है, 20 ये होती हैं, 20 ये होती है, यानी कि 10 पेयर इसके हैं एंड 10 पेयर आपके इसके हैं, ठीक है। और बेटा सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक में क्या दिखेगा? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ब्रेन बेटा जी एक बोनी बॉक्स में प्रेजेंट है जिसका नाम है क्रेनियम, ठीक है, जिसका नाम है क्रेनियम या स्कल बोलते हैं। स्कल का नेचर मैंने कैसा बताया है? डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है, डाइकोंडाइलिक स्कल। ओके जी, दैट्स इट विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद आता है सेंस ऑर्गन। हमारे पास भी तो सेंस ऑर्गन है, आई है, ईयर है, टंग है, वैसे फ्रॉग के पास भी है। जरा इधर देखो, फ्रॉग के पास क्या क्या सेंस ऑर्गन है। फ्रॉग को टच करोगे उसे फील होगा, क्यों? क्योंकि सेंसरी पेपिले है। फ्रॉग के पास अपनी टंग में टेस्ट बड्स हैं, तो यार टेस्ट रिसेप्टर साइलेंट क्लास लेनी पड़ेगी बेटा। बहुत अच्छा, ये मुझे सबसे अच्छा लाइन दिखी। एक बच्ची ने लिखी है, काश हम भी फ्रॉग होते, हमें भी इतना ही पढ़ना पड़ता, है ना, इतना डिटेल होती ना, काश हम भी फ्रॉग होते, हम भी सिंपल ऑर्गेनिज्म होते। डाइकोंडाइलिक का मतलब होता है बेटा, कॉन्डाइल मीन्स एक तरीके से घंटी। जब आप स्कल को देखते हैं ना, इट इज लाइक दिस, दो घंटी टाइप स्ट्रक्चर हैंग करते हैं, दिस इज डाइकोंडाइलिक। अगर किसी का एक हो तो मोनोकोंडाइलिक, हमारे में और एम्फीबियंस में डाई होता है। यस मेरे बच्चों, तो टच के लिए क्या है? सेंसरी पेपिले। टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स टंग में प्रेजेंट है, गस्टेटो रिसेप्टर बोलेंगे। स्मेल वाले को क्या बोलेंगे? ऑलफैक्टरी रिसेप्टर, इसके नाक में, नेजल एपिथेलियम में। देखने के लिए इसके पास क्या है? आंखें। आंखों के लिए बेटा मोनोलोक्यूलर विजन है, ठीक है। हियरिंग के लिए कान है, कान में इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर अलग से नहीं होता है, ऐसे पिन्ना विन्ना नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे पास है, काऊ के पास है, उसके पास नहीं है। एक्सटर्नल ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, टिम्पैनम ही इसका एक्सटर्नल ईयर है। मतलब फ्रॉग में जो बाहर आपको कान में दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये देख रहे हो, ये फ्रॉग है, ये इसका कान है, ये आंखों के बिल्कुल पास है, ये एक्चुअल में इसका टिम्पैनम है, पर्दा, पर्दे को बोलते हैं टिम्पैनम। हमारा पर्दा तो यार उंगली घुसाओगे बिल्कुल अंदर आता है, लेकिन इसका पर्दा बाहर है, इसके पास ऐसा बाहर से कोई पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स नहीं है। तो एक्चुअली में जो फ्रॉग में बाहर दिख रहा है वो पर्दा दिख रहा है, यानी कि टिम्पैनम विल रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल ईयर, वही बाहर दिखाई देगा, अलग से एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, ठीक है जी। आईज इसकी कैसी है? सिंपल स्फेरिकल आईज हैं, ऑर्बिटल स्कल में प्रेजेंट है। ये इसका नाक है जिससे ये स्मेल को लेता है, ये इसका माउथ है जिसमें इसके टेस्ट वाले रिसेप्टर्स हैं। ये हो गए बेटा जी इसके सेंसरी ऑर्गन। अब ज्यादा अच्छे बने हुए स्ट्रक्चर कौन से है बेटा? इसका नाक, इसकी टंग इतने डेवलप्ड नहीं है, ज्यादा डेवलप्ड क्या है? इसकी आईज और इसका ईयर। ईयर एंड योर आईज दे आर वेल डेवलप्ड, बट नाक की बात करें, टंग की बात करें, स्किन की बात करें, ये सेल्यूलर एग्रीगेशन ही है, सेल का गुच्छा है, अलग से बना नहीं हुआ, अच्छे से डेवलप नहीं है। बेटर डेवलप्ड कौन से हैं? आंख और कान। तभी लिखा है विजन और हियरिंग वाला वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, और ऊपर के तीनों क्या है? सेल एग्रीगेशन, बस यही है। ओके, विद दिस वी आर डन विद द सेंस ऑर्गन। ओके, लास्ट सिस्टम इज पेंडिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी मेरे बच्चों, यहां पर आया समझ? सर में होगा, इसका ब्रेन का होगा, सर में होगा। ये नोट्स बेटा जी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे और लिंक्डइन पे भी। सिंपल आइज होती है, कंपाउंड नहीं होती पुष्पा, सिंपल आइज। कंपाउंड आइज कॉकरोच में थी, यहाँ सिंपल आइज है, लिखा तो है। कैसी आइज है? सिंपल आइज। तो यार सेशन अभी तक लाइक क्यों नहीं किया? ये बताओ, सेशन लाइक क्यों नहीं किया? ना ना ना, लाइक नहीं दिख रहा, लाइक नहीं दिख रहा। लास्ट सिस्टम है, सबसे आसान सिस्टम है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैं पहले डायग्राम से समझाऊंगी, फिर मैं रिटर्न में समझाऊंगी। यस, चलिए आ जाइए, पहले करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले आप मुझे यस और नो में आंसर दीजिए, क्या फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है?
यस और नो, फटाफट से फास्ट आंसर आना चाहिए। क्या फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है? यस और नो? नहीं बेटा, कल क्वेश्चन हो गए फ्रॉग के, यहाँ पर है, इसका कोई पीवाईक्यू नहीं है क्योंकि पहले आता ही नहीं था, सिलेबस में नहीं है, इसके लिए सारे क्वेश्चन नए हैं। क्या फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है? यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या फ्रॉग में मेल और फीमेल को बाहर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। यस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज यहां से शुरू करते हैं। ये ध्यान देना, डायग्राम देखो बेटा जी, ये किडनी है फ्रॉग की, किडनी से हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली स्टार्ट्स विद टेस्टिस। किडनी के ऊपर अगर तुम देखोगे यहां पर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। ध्यान देना, सुनो मेरे ध्यान। टेस्टिस में बेटा जी क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। स्पर्म को अल्टीमेटली मुझे यूरिनोजेनाइटल डक्ट में लेकर आना है। स्पर्म यूरिनोजेनाइटल डक्ट में बेटा जी किडनी के रास्ते से आएगा। कैसे? टेस्टिस से बेटा जी स्पर्म बने, ये स्पर्म बेटा जी उठ के आ गए वासा इफ्रेंशिया में। ये क्या है? वासा इफ्रेंशिया। एक के पास अराउंड 10 to 15 वासा इफ्रेंशिया होती है, 10 से 15। ये क्या करती हैं? स्पर्म टेस्टिस से लेकर जाकर वासा इफ्रेंशिया के द्वारा किडनी में ले आती हैं। किडनी में बेटा जी एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है, एक कैनॉल है, इस कैनॉल का नाम है बिडर्स कैनॉल। क्या है? बिडर्स कैनॉल। इस बिडर्स कैनॉल के रास्ते ये आपके सारे स्पर्म, ये बिडर्स कैनॉल के रास्ते बेटा जी सारे स्पर्म किस में निकल के आ जाएंगे? यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि मेल्स में जिस डक्ट में से यूरिन जाता है उसी डक्ट में से स्पर्म जाते हैं। तो स्पर्म बेटा जी यहां से निकल कर आए और अल्टीमेटली बाहर कैसे चले गए? अल्टीमेटली बेटा जी बाहर कैसे चले गए? क्लोएका के द्वारा, क्लोइकल एपर्चर। बस यही है। दोबारा सुनो, स्पर्म बने कहां? टेस्टिस में। नीचे कौन लेकर आया? पहले स्पर्म टेस्टिस से गए वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया इनको किडनी के अंदर लेकर गया। मतलब मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मदद ले रहा है। किडनी के अंदर उसको क्या मिला? बिडर्स कैनॉल। इस बिडर्स कैनॉल के द्वारा बेटा स्पर्म निकल कर आ गए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। यूरिनोजेनाइटल डक्ट से बेटा जी क्लोइका के द्वारा होते हुए क्लोइकल एपर्चर से निकल गए। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहां देखो, ठीक है? पहले फीमेल समझा देती हूँ, उसके बाद लिखा हुआ दिखाऊंगी। फीमेल में क्या है? ये नीचे किडनी है, ठीक है? किडनी के ऊपर यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है? ओवरी। क्या दिखाई दे रही है? ओवरी। मेल में तो टेस्टिस और किडनी अंदर से जुड़े हुए थे, ध्यान दे रहे हो? टेस्टिस और किडनी, ये टेस्टिस था, ये मेरा किडनी था, ये जुड़े हुए थे। कैसे? वासा इफ्रेंशिया बिडर्स कैनॉल में लेके गया, बिडर्स कैनॉल किडनी के अंदर है ना, जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं है। पीछे किडनी बैठी है रेड से कलर की, ये ऊपर इररेगुलर से आपको क्या दिख रहे हैं? ओवरी। ओवरी क्या बनाती है? ओवा। ये ओवरी के अंदर बेटा अलग अलग स्टेज में ओवा बैठा है। ओवरी ने बेटा ओवा रिलीज किए, लेकिन उसका किडनी से कोई ताल्लुकात नहीं है। ओवा किडनी के अंदर नहीं जाता, स्पर्म जाते हैं, स्पर्म जाते हैं, ओवा नहीं जाता। ओवरी ने बेटा जी ओवा ये बाहर रिलीज किए, बाहर की स्पेस पे यहां रिलीज किए। यहां बेटा ओवा इसने रिलीज किए, ये रिलीज करते बेटा ओवा एंट्री मार ली ओविडक्ट में। ओविडक्ट वहीं बैठी थी। ओविडक्ट के थ्रू बेटा जी ओवा गए 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 अल्टीमेटली बेटा जी कहां चले जाएंगे? क्लोएका, और क्लोइकल एपर्चर से बाहर। तो फीमेल में क्या ओवरी और किडनी का कोई कनेक्शन? यस और नो? क्या फीमेल में ओवरी और किडनी का कोई कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है। ओवा ये बाहर रिलीज करते हैं, बाहर कैविटी में ओविडक्ट की ओपनिंग बैठी है एक फनल की तरह, यहां पर बेटा जी सारे ओवा जाएंगे और ओवा ओविडक्ट के द्वारा सीधा क्लोइका से बाहर। नो कनेक्शन। लेकिन मेल्स में बेटा जी देयर इज अ कनेक्शन। कौन लेकर आ रहा है मेल के स्पर्म किडनी में? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया ने किसको दिया? बिडर्स कैनॉल। ये बिडर्स कैनॉल बेटा जी फिर लेकर आएगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो अगर ओवा मेरे यहां से जा रहे हैं क्लोइका में, यूरिन मेरा यहां से जा रहा है क्लोइका में, समझ रहे हो? यानी कि फीमेल में क्या मैं इस यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल सकती हूँ? यस और नो? फीमेल में क्या मैं इस यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल सकती हूँ? ये मेरी यूरेटर है, क्या मैं इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल सकती हूँ? क्या यहां से गैमीट जा रहा है? नहीं बोल सकते, क्योंकि फीमेल में गैमीट बेटा अपना अलग जा रहा है, यूरिन अलग जा रहा है, बस हाँ बाहर क्लोइका के द्वारा निकल रहे हैं। लेकिन मेल्स में
मेल्स में यूरिन भी इसी द्वारा गया बाहर और अपने स्पर्म भी यहां इसी के द्वारा बाहर गए। तो मेल में ध्यान दोगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट लिखा है इसी को, फीमेल्स में ध्यान दोगे इसको सिर्फ यूरेटर लिखा है। दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। ठीक है, दिस इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉग। अब पढ़ लें जो हमने समझा है। तो आ जाओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास पेयर ऑफ ओवरीज है। ओवरी की शेप कैसी है, यहां ध्यान दे दो, छोटी छोटी चीजें, येलो कलर की है, ओवॉइड सी शेप है। ओवरी से टेस्टिस है, टेस्टिस की शेप बेटा जी ओवॉइड है। टेस्टिस से स्पर्म बन के कहाँ है, वासाई फ्रेंचिया में 10 से 12 वासाई फ्रेंचिया, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने बेटा जी किडनी को दिया, किडनी में क्या था, बिडर्स कैनॉल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और इसका नंबर। ठीक है, बिडर्स कैनॉल के द्वारा बेटा जी कहां आया अल्टीमेटली, यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। यूरिनोजेनाइटल डक्ट से होता हुआ क्लोएका। क्लोएका बेटा जी, क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर फीसिस, डाइजेस्टिव वेस्ट भी यहां से निकला, यूरिन भी यहां से निकला, स्पर्म भी यहां से निकले, याद हो गया। फीमेल में देखो, फीमेल में भी पेयर ऑफ ओवरीज है, किडनी के नजदीक है, कनेक्शन नहीं है, याद रखना है इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है मेल की तरह। ठीक है, किडनी के नजदीक प्रेजेंट है, इसने एग बनाए, एग गए वो कुपी वाले ओविडक्ट में, ओविडक्ट से होते हुए क्लोएका में, ओपन्स इनटू क्लोएका, क्लोएका से बाहर। और बेटा जब फीमेल अंडे रिलीज करती है ना, एक एक करके नहीं रिलीज करती, होता क्या है, अब इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखिए। ये देखिए, ये दिख रहा है सबको डायग्राम, एवरीवन कैन सी, यस। ध्यान देना, जब इनका रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन इनका ब्रीडिंग का सीजन होता है, पूरा प्रोसेस समझो, रिप्रोड्यूस करेंगे कैसे। रेनी सीजन के वजह से ये जो मेल फ्रॉग हैं, मेल फ्रॉग बेटा जी क्रोकिंग करेंगे, आवाज निकालेंगे, किसको बुलाने के लिए, फीमेल फ्रॉग को बुलाने के लिए। ठीक है, ये मेल फ्रॉग अपने कॉपुलेटरी पैड जो कि इनके 4 लिम्स पर प्रेजेंट है, 4 लिम्ब के पहली फिंगर पर प्रेजेंट है, उससे बेटा जी फीमेल से चिपक जाएंगे, फीमेल नीचे मेल ऊपर, इस पोजीशन को बोलते हैं एम्प्लेक्सस। तब तक बेटा जी चिपके रहेंगे जब तक फीमेल जो है वो एग्स ना रिलीज कर दे। फीमेल एक साथ एक एग नहीं रिलीज करती, 2500 से 3000 तक, 2500 to 3000 एग्स बेटा जी एक साथ रिलीज होते हैं। और वो जो एग रिलीज होते हैं ना बेटा, वो एक जेली लाइक मास में कवर्ड होते हैं, ऐसे फैले एक एक करके नहीं होते, एक गुच्छे में होते हैं और गुच्छे की कवरिंग है। जैसे ही वो गुच्छा पानी में जाता है तो वो स्वेल हो जाता है। ऐसा क्यों किया गया, ये एग बेटा जी एक एक करके रिलीज कर देते, गुच्छा क्यों रिलीज किया, यहां पर आप ध्यान दीजिए, गुच्छे के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। गुच्छा क्यों है, गुच्छा इसीलिए है ताकि बेटा जी प्रोटेक्टेड रहे, इनके ऊपर कवरिंग आ जाती है जेल जैसी, ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, प्रेडेटर ना खाएं। तो जब बेटा जी इस पोजीशन में फीमेल ने एग्स रिलीज कर दिए, तभी बेटा मेल क्या रिलीज करता है, स्पर्म। दोनों ने एग और स्पर्म कहां रिलीज करे, पानी में। कहां रिलीज करे, पानी में। तो अब मेरे पास पानी में बेटा जी एग भी आ गया, पानी में स्पर्म भी आ गया। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी, पानी के अंदर। पानी में एग भी आ गए एक ग्रुप के फॉर्म में, और बेटा जी स्पर्म भी आ गए। फर्टिलाइजेशन कहां पर होगी, पानी में। जब बेटा जी फर्टिलाइजेशन पानी में हो गई, यानी कि एक्सटर्नल है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पर मेरे पास एक इंटरमीडिएट लार्वल स्टेज बना, और इस लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल। क्या बोलते हैं, टैडपोल। टैडपोल के पास टेल होती है, टैडपोल के पास गिल्स होते हैं, और ये पानी में मछली की तरह घूमता रहता है। फिर बेटा जी टैडपोल थायरॉक्सिन को यूज करके मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म करता है, इसकी टेल गायब हो जाती है, इसमें लिम्स बनने शुरू हो जाते हैं, लंग्स गायब हो जाते हैं, गिल्स गायब हो जाते हैं, लंग्स बनने शुरू होते हैं। इस प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हुई और ये टैडपोल से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यंग फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन, द रिप्रोडक्शन हैपेंस। समझ आ गया, यस मेरा बच्चा, समझ आ गया। तो ये देखो मेन पॉइंट्स क्या है फर्टिलाइजेशन के, एक्सटर्नल है, पानी में होती है क्योंकि दोनों अपने गैमेट्स पानी में डाल दे रहे हैं, पानी के करंट के हेल्प से अपने आप गैमेट्स मिलेंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि सीधा फ्रॉग नहीं बनता, पहले एक लार्वल स्टेज बनती है जिसको हम बोलते हैं टैडपोल। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। टैडपोल में क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होगा तो असली फ्रॉग बन जाएगा। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, टैडपोल अपने ऑर्गन्स को लूज करता है और फ्रॉग के ऑर्गन्स को लेता है। टैडपोल का अपना ऑर्गन क्या है, ये तुम देख रहे हो, मछली है, टैडपोल मछली जैसा है। टैडपोल का अपना ऑर्गन है, उसकी पूंछ,
गिल्स, ये सब लूज करेगा और उसके लिम्स, हाथ पैर आने शुरू हो जाएंगे, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, लंग्स बनने शुरू हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में उसको थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है। इस थायरॉक्सिन की मदद से अल्टीमेटली बेटा जी क्या हो जाती है, मेटामॉर्फोसिस, और ये एडल्ट बन जाता है। सिंपल, ठीक है। अब बेटा सारे सिस्टम हो गए, फ्रॉग पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, फ्रॉग पढ़ क्यों रहे हैं? स्टार्टिंग में बताया था फ्रॉग एक हमारे लिए अच्छी चीज है, बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो यार ये इंसेक्ट को खाता है, तो इंसेक्टिसाइड का भी थोड़ा सा काम कर लेता है, हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा बेटा जी, फूड चेन में काफी इंपॉर्टेंट लिंक है ना। फूड चेन जो हम बनाते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, फ्रॉग को हमेशा इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। तो इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। पुराने जमाने में स्कूल में स्पेशली इसको डाइसेक्ट भी कराया जाता था, तो रिसर्च पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता था, है ना। इसकी डाइसेक्शन भी होती थी बेटा, रिसर्च पर्पस। अब बंद हो गई, अब स्कूल में किसी की डाइसेक्शन नहीं होती है। अब अगर आप बीएससी ज़ूलॉजी या फिर एमएससी ज़ूलॉजी करें तब जाके डाइसेक्शन होती है, कॉकरोच की, फ्रॉग की, अब नहीं होती है। मतलब स्कूल में नहीं होती है, पहले स्कूल में भी होती थी, तो रिसर्च में भी यूज होता था। विद दिस, अरे एक और चीज है, इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज फूड बाय अ मैन। कुछ कंट्रीज में बेटा एज अ फूड भी यूज किया जाता है, फ्रॉग के लेग्स को खाया जाता है। अब मुझे पता नहीं है बेटा किस कंट्री में खाया जाता है, बट कुछ कंट्रीज हैं जिसमें इसको एज अ फूड भी यूज किया जाता है। विद दिस वी आर डन विद फ्रॉग ऑल द सिस्टम्स। यस मेरे बच्चों, क्या ये पूरा समझ आया? हाँ जी बताइए, इज दिस क्लियर और नॉट? हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी हैबिट्स पढ़ी, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, और फिर इंपॉर्टेंस टू द मैनकाइंड पढ़ा। ये सारी चीजें, मतलब 5, 6, 7, 8 थिंग्स वी हैव डन अबाउट फ्रॉग। विद दिस बेटा जी वी आर कंप्लीटली डन विद द फ्रॉग। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें रखी थी, ये देखिए, जो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। और सिंप्लीफाई करने के लिए अपने आप फ्लो चार्ट डाल दी, ये भी मैं आपको उसी पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगी। और बेटा जी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना। और बेटा जी कल की क्लास में इसी फ्रॉग पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने फ्रॉग की एनसीईआरटी को भी हाईलाइट कर दिया है। अगर आप ध्यान देंगे, ये एनसीईआरटी ऑफ फ्रॉग है। मेरा प्रॉमिस है बेटा, अगर आपने मेरे से यहां पर पूरा सुना है, आप जाकर इस एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको एक एक लाइन ऐसी फील होगी कि मैं करके आया हूं, मुझे याद है। ये मैं गारंटी, ये मैं एज ए चैलेंज ले सकती हूँ, एज ए चैलेंज ले सकती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा दिया, एंड देन इंपॉर्टेंस टू द मैनकाइंड ये भी करा दिया। ये मेरी गारंटी है, अगर आप सुनते हैं, मुझे ध्यान देते हैं क्लास में, आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड याद हो चुका है एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट। जैसे एड्स में हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं ना, एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, आप इसको जाकर सुनिए, पढ़िए, आपको लगेगा मैं ये सब करके आया हूँ। कंफर्म कर लीजिए। ये नोट्स बेटा जी आपको टेलीग्राम पे लिंक दूंगी, वहां पर मिल